आज का मैराथन हम लोग शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है वो देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन आज का ज्योग्राफी का रहने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मोहरोविसिक। जो मोहरोविसिक है, अशब्दता पृथ्वी की किन परतों के बीच स्थित है? मेंटल और कोर, प्रपट्टी और मेंटल, ऊपरी और निचली प्रपट्टी, बाह्य और आंतरिक कोर। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का हिस्सा है वो तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। ऊपरी हिस्सा को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, नीचे वाले को कोर कहते हैं। तो जो ये मोहो अशब्दता है ये पृथ्वी के किन परतों के बीच है? इनका सही जवाब हो जाएगा परपट्टी और मेंटल के बीच है। किसके बीच है? परपट्टी और मेंटल के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? केवल महाद्वीपीय परपट्टी, केवल महासागरीय परपट्टी, भूपट्टी, मोह विसंगति और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग, या फिर केवल दुर्बलता मंडल। जो लिथोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर है इसके अंतर्गत जो सम्मिलित है वो है भूपट्टी, मोह विसंगति और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग। ये इनका सही जवाब रहने वाला है। लिथोस्फीयर के अंतर्गत ये आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी क्रिया, खनन क्रिया, तापमान और दबाव। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है वो भूकंपीय तरंगे से पता चलता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा भूकंपीय तरंगे। जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहा जाता है? आंतरिक कोर को, बाह्य कोर को, दुर्बलता मंडल को, या फिर भूपट्टी को? तो जो जोन ऑफ वेलोसिटी है वो दुर्बलता मंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुर्बलता मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? जो अटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका के चिली में स्थित है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी। आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका में है। किस क्षेत्र को मरुस्थल घोषित करने के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी कोई क्षेत्र है, अगर वहां मरुस्थल घोषित करना है तो कितनी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए? तो आप लोग को पता है वर्षा की जो दर है वो सबसे हाईएस्ट दर होती है 200 सेंटीमीटर। जो सुंदरवन क्षेत्र पाया जाता है वो लगभग 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा जहां होती है। लेकिन बात करते हैं यदि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कम होने का मतलब हुआ कि बिल्कुल ना के बराबर वर्षा हो रही है, तो उन क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से कम होने वाली वर्षा। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका, सहारा, थार या गोबी मरुस्थल? जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है शीत मरुस्थल के नाम से जो है वो अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका इनका आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, ताला कावेरी, अमरकंटक या फिर नासिक से? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ताला कावेरी से, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में रैप घाटी का उदाहरण कौन सी घाटी है? असम घाटी, नर्मदा घाटी, तापी घाटी या फिर दामोदर घाटी? तो जो रैप घाटी का उदाहरण है वो असम घाटी में पड़ता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा असम घाटी। केरल के केरल नहीं, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस दिशा में विक्षेपित होती है? जो फेरल साहब ने नियम दिए थे उसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन जो होती है दाएं की ओर चलती है। किधर चलती है? दाएं की ओर विक्षेपित होती है। इनका सही आंसर हो जाएगा दाएं की ओर। कोरी
जो कोरियोलिस बल है कहाँ पर न्यूनतम हो जाता है, तो विषुवत रेखा इक्वेटर पर कोरियोलिस बल जो है बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में पड़ता है। तो आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश या महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये जो है पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इनका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन मुख्य नदियों द्वारा होता है, तो जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना की नदियां हैं इन्हीं के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। सुंदरबन डेल्टा के बारे में पूछा जा रहा है, इसका निर्माण किन नदियों द्वारा होता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना याद रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के प्राचीन भाग को कौन से नाम से जाना जाता है, चापाकल डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा या फिर ज्वार नदमुख डेल्टा उसके नाम से। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरीबंद डेल्टा के नाम से। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थार मरुस्थल के बारे में क्या सत्य है। यह केवल राजस्थान में है, यह विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल है, यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ ठंडी जलधाराएं बहती है। इनका जो बारे में सत्य हो जाएगा, यह विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल है। इनका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल के बारे में, यह विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल है, करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रण को किस नाम से जाना जाता है, लाल मरुस्थल, श्वेत मरुस्थल, काला मरुस्थल या फिर पीला मरुस्थल। तो जो गुजरात के कच्छ के रण है उसको हम लोग श्वेत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, व्हाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। वर्षा की परिवर्तनीयता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में। तो जो वर्षा की परिवर्तनीयता है वो सबसे अधिक पाई जाती है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है, तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आता है उसको विली विलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विली विलीज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विली विलीज इनका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा। चक्रवात के केंद्र की क्या विशेषता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है जहां से चक्रवात शुरू होता है उनकी क्या विशेषता है, यहाँ बहुत भारी वर्षा होती है, यहाँ निम्न वायुदाब होता है, वर्षा नहीं होती, यहाँ उच्च दाब होता है या फिर यहाँ बहुत तेज चलती है। यहाँ निम्न वायुदाब होता है और यहाँ वर्षा नहीं होती, यही इनकी विशेषता हो जाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी जो क्रस्ट है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, क्वार्टज, फेल्सपार, अभ्रक या पैरोक्सिन। ऑप्शन के आप लोग अनुसार आप लोग का जवाब होगा फेल्सपार। क्या पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है। व्यापारिक पवने किस वायुमंडलीय कोशिका का हिस्सा है, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका या फिर जेट स्ट्रीम। तो जो व्यापारिक पवने है ये जो हिस्सा है ये हेडली कोशिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, हेडली कोशिका का। पृथ्वी की उत्पत्ति से सबसे संबंधित जो है निहारिका परिकल्पना किसने दी थी, तो लाप्लास ने। किसने दी थी, निहारिका परिकल्पना के बारे में इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन है। जो लाप्लास है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है, जिसमें निहारिका परिकल्पना दिया गया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारी परिकल्पना जो है ये लाप्लास से संबंधित है। तो इनका आंसर हो जाएगा लाप्लास। आगे की ओर देखते हैं, जो पी और एस दोनों प्रकार की तरंगे हैं, छाया क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये स्थित है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच स्थित होती है पी और एस दोनों प्रकार की तरंगे का छाया क्षेत्र। कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल माध्यम से होकर नहीं गुजरती है, तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो एस तरंगे है ये तरल माध्यम से होकर यानी बाह्य कोर से होकर नहीं गुजर सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा एस तरंगे। एस तरंगे तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। नार्वे की जलधारा किस प्रकार की जलधारा, जिसे नार्वे का कमल कहा जाता है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, तटस्थ जलधारा, इनमें से कोई नहीं।
तो जो नॉर्वे की जलधारा है उसे नॉर्वे का कमल कहा जाता है और इसे गर्म जलधारा के नाम से हम लोग जानते हैं। कृष्णा डेल्टा और कैप कोमेरिन जो कन्याकुमारी के मध्य स्थित तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। जो कृष्णा डेल्टा और कैप कोमेरिन है इसके मध्य स्थित तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ह्यूमस मिट्टी में किसका उदाहरण है? खनिज संरचना का, जैविक कोलाइड का, चट्टानी टुकड़ों का या फिर रासायनिक उर्वरकों का? तो जैविक कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी में किसका उदाहरण हो जाएगा? जैविक कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीस्ता नदी किस भौगोलिक घटना का प्रसिद्ध उदाहरण है? डेल्टा निर्माण, सरिता अपहरण, नदी विसर्पण या फिर बाढ़ का मैदान? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरिता अपहरण, रिवर कैप्चर का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।